जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 22 अगस्त 2026 और 22 अगस्त 2026 को जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आप देख रहे हैं भारत का वह नंबर 1 यूट्यूब चैनल जहां पर सर्वाधिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रत्येक दिन लाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व प्लांट मिल्क दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ए 20 अगस्त, बी 21 अगस्त, सी 22 अगस्त, डी 23 अगस्त। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व प्लांट मिल्क दिवस कब मनाया जाता है। डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है 22 अगस्त को। 22 अगस्त को हर साल हम विश्व प्लांट मिल्क दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं आपको पता है? क्योंकि पौधों से उत्पन्न होने वाले जो दूध है वो जो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं, उन दूध का विकल्प ढूंढने के लिए यह विश्व दिवस मनाया जाता है। क्योंकि इसकी शुरुआत 2017 में रॉबी लॉकी ने की थी। अब बात आती है कि रॉबी लॉकी कौन है, तो आपको बता दें, रॉबी लॉकी जो है फ्रीडम फूड एलायंस के संस्थापक हैं और सीईओ हैं और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, रिपोर्टर हैं। इन्होंने 2017 में विश्व प्लांट मिल्क दिवस मनाने की घोषणा की थी। अगर प्लांट मिल्क दिवस की बात करें तो सोया मिल्क, बादाम मिल्क, ओट्स मिल्क और नारियल का दूध इसमें शामिल है, जो कि सोया मिल्क जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, बादाम मिल्क कम कैलोरी वाला विकल्प है, ओट्स फाइबर से युक्त है और प्लांट बेस्ड जो मिल्क है सामान्यतः डेयरी का विकल्प हो सकता है। इसीलिए डेयरी के विकल्प के लिए जानवरों से जो प्राप्त होने वाले दूध है उसके विकल्प के रूप में कि हम प्लांट से और कहना चाहिए नट्स से, ओट्स से इस प्रकार के दूध बनाए जा सकते हैं, जैसे सोया मिल्क, बादाम मिल्क, ओट्स मिल्क, नारियल मिल्क। इसलिए 22 अगस्त को विश्व प्लांट मिल्क दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब 22 अगस्त की बात आई तो आपको बता दूं, मद्रास, हमारे देश का जो मद्रास है, मद्रास दिवस हम 22 अगस्त को मनाते हैं। अब बात आती है कि मद्रास है क्या। आपको बता दें, वर्तमान जो चेन्नई है उसे ही मद्रास कहा जाता है। इसलिए क्योंकि 22 अगस्त 1639 को 22 अगस्त 1639 को मद्रास की स्थापना हुई थी, इसलिए 22 अगस्त को मद्रास दिवस के रूप में हमारे देश भारत में मनाया जाता है। हाँ, एक और अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, धर्म या आस्था के आधार पर धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों की स्मृति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी हम 22 अगस्त को मनाते हैं। और विश्व प्लांट मिल्क दिवस भी हम 22 अगस्त को मनाते हैं। हाँ, बी एन एंजल डे, याद रखिएगा, बी एन एंजल डे 22 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरों की सहायता, दयालुता और अच्छे कार्य के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए बी एन एंजल डे मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण दिवस जो कि 22 अगस्त को मनाए जाते हैं, इनको याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा एक फेसबुक पेज है जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स, उसे फॉलो कीजिए, उसकी पीडीएफ आपको वहाँ कंटिन्यू मिलती रहेगी। चलिए, आज का क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ दूरसंचार एवं सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ए जापान, बी ब्राजील, सी रूस, डी दक्षिण अफ्रीका। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, हाल ही में किस देश के साथ दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। देखिए, याद रखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी के तहत हमने किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है? ए जापान, बी ब्राजील, सी रूस, डी दक्षिण अफ्रीका। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा ब्राजील। हमारे देश भारत ने ब्राजील के साथ हमने दूरसंचार सूचना एवं प्रौद्योगिकी आईसीटी, दूरसंचार सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है डिजिटल नवाचार को बुनियादी सुविधा प्रदान करना। हमारे देश की ओर से भारत के संचार मंत्री
ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी रिस्केवा फिल्मो, नाम याद रखिएगा, फ्रेडरिको डी सिक्वेरा फिल्मों ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किया। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि हमारे देश की ओर से किसने हस्ताक्षर किया भैया? तो हमारे देश की ओर से भारत के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने हस्ताक्षर किया। अब बात आती है कि यह समझौता हुआ कहाँ पर है। हमने भारत और ब्राजील के साथ समझौता कहाँ किया है? तो हमने समझौता किया है 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक, और एक कहाँ पर हुई थी? हाल ही में पुणे में हुई थी। तो 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक हाल ही में पुणे में हो रही थी, तभी भारत और ब्राजील के बीच में ये दोस्ताना सफर चालू हो गया। चलिए अब बात आई है ब्राजील की। तो आपको बता दें ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया, ब्राजील की मुद्रा है ब्राजीलियन रियाल, ब्राजील के राष्ट्रपति है लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा। ब्राजील की स्थापना दिवस 7 सितंबर को मनाता है। 1822 को पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। हाँ, यहाँ काफी, चीनी और गोमांस बीफ के उत्पादन निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान पर है ब्राजील। काफी, चीनी, गोमांस के उत्पादन और निर्यात में प्रथम स्थान पर है ब्राजील। अब बात आई है ब्राजील की। तो ब्राजील को आप मैप में देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, दक्षिणी अमेरिका, देख रहे हैं, दक्षिणी अमेरिका का देश है। आपको यहां जाना है, ये देखो, यहां से आपको जाना पड़ेगा। भारत से अगर जाना है तो ये है ब्राजील, हवाई मार्ग से जाना पड़ेगा। अब इसके पड़ोसी देश की बात करें तो ये है पड़ोसी देश। देखिए, एक तरफ तो अटलांटिक ओशियन है, कहाँ पर? पूर्व में क्या है? अटलांटिक सागर है। इसका पड़ोसी देश है फ्रेंच युगाना, ये जस्ट बगल में है फ्रेंच युगाना ये। उसके बगल में है सरीनेम, फिर है गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे। इतने देश के साथ पड़ोसी सीमा बनाता है ब्राजील। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खान और खनिज विकास और विनिमय संशोधन विधेयक 2026 को संसद के दोनों सदनों में कब पारित किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ए 10 अगस्त 2026, बी 12 अगस्त 2026, सी 13 अगस्त 2026, डी 15 अगस्त 2026। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो 13 अगस्त 2026। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में खान एवं खनिज विकास विनिमय संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। और इसका मुख्य क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसने खान एवं खनिज विकास विनिमय संशोधन विधेयक 2026 संसद में प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर होगा जी किशन रेड्डी। और ये कौन है? ये हमारे केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस बार संशोधन विधेयक का कि खनिज चोरी को रोकना। विधेयक का मुख्य उद्देश्य है खनिजों के अवैध खनन और चोरी को रोकना। राज्य का राजस्व लगभग 90% हिस्सा राज्य को ही मिलेगा, पर इसका जो कहना चाहिए निगरानी कौन रखेगा? निगरानी रखेगा केंद्र। 90% हिस्सा राज्य को मिलेगा। ठीक, चलिए, क्योंकि खनिज युक्त भूमि पर केंद्र का अधिकार, केंद्र को खनिज युक्त भूमि के विनिमय का अधिकार भी दिया गया है। और जितने भी खनिज अधिकार हैं, खनिज युक्त भूमि पर कर, उपकर और अन्य कर मतलब लेवी नहीं लगा सकती राज्य सरकार। इसके लिए गवर्नमेंट से अनुमति लेना होगा। चलिए, अब नए संशोधन की बात आई है तो हाल ही के दिनों में कुछ नए संशोधन हुए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जैसे कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026, जिसे प्रस्तुत किया था हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा में 6 अगस्त और राज्यसभा में 10 अगस्त को पारित हो गया। एक है उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। इसे प्रस्तुत किया था अर्जुन राम मेघवाल जी ने। अर्जुन राम मेघवाल जी कौन है? तो एक कानून और न्याय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। इन्होंने लोकसभा में पेश किया था 3 अगस्त को, राज्यसभा में 5 अगस्त को ये पारित हो गया। सूक्ष्म इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना उच्चतम न्यायालय में इसका मुख्य उद्देश्य था। एक संशोधन विधेयक है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास संशोधन विधेयक, जो कि जुलाई में राज्यसभा में पेश किया गया, लोकसभा में 7 अगस्त को पेश किया गया। हाँ, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण विधेयक
संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया और इसे प्रस्तुत किया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने 29 जुलाई को। लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा ने 31 जुलाई को और राज्यसभा ने 4 अगस्त को पारित कर दिया। एक है लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, जो कि राज्य मंत्री हैं केंद्र के, प्रस्तुत किया। लोकसभा से ने 29 जुलाई, राज्यसभा में 30 जुलाई को पारित हुआ। एक है राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक। इसे किसने प्रस्तुत किया? तो इसे केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रस्तुत किया। मुख्य उद्देश्य क्या है भैया? सॉरी, माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कुछ दिन से खांसी काफ़ी आ रही है, धीरे धीरे राहत हो रहा है, ठीक हो जाएगा। आप इसको इग्नोर कीजिएगा और सीधा फोकस करंट अफेयर्स में कीजिएगा। राष्ट्रीय सम्मान अपमान विधेयक जो संशोधन विधेयक पेश किया गया, इसमें वंदे मातरम को राष्ट्रगान की तरह सम्मान देने की बात कही है। हाँ, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 10 अगस्त को लोकसभा में, 11 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ। लोकसभा में 11 अगस्त को, राज्यसभा में 12 अगस्त को पारित हुआ। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो आप इसे लाइक करें और उन सभी ग्रुप में शेयर करें जहां पर करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जाम्बिया के पुनः राष्ट्रपति कौन बने हैं? ए हाकाइंडे हिचिलेमा, बी हाकाइंडे लिचुप्पा, सी एडगर लुंगू, डी माइकल साता। तो इसका सही आंसर है डियर स्टूडेंट, हाकाइंडे हिचिलेमा। ये बने हैं जाम्बिया के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको बधाई दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जिम्बाब्वे के साथ साझेदारी करता रहेगा। बात जाम्बिया की आई है, तो जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। कहाँ जाम्बिया की राजधानी क्या है? जाम्बिया की राजधानी लुसाका है और ये दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति है हाकाइंदे अभी जो बने हैं हाकाइंदे हिचिलेमा, और 24 अक्टूबर 1964 को ब्रिटेन से स्वतंत्र होकर नया राष्ट्र बना जाम्बिया। पड़ोसी देश की बात करें तो अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नामीबिया इसमें शामिल है। हाँ, अगर बात करें जाम्बिया की, तो जाम्बिया पन्ना उत्पादन में एक गन्ना होना चाहिए। याद रखिए क्या होना चाहिए? गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कच्चा तांबा निर्यात दुनिया में पहला स्थान है कच्चा तांबा निर्यात में, और कुल तांबा उत्पादन में दुनिया में 7वें स्थान पर है। अफ्रीकी तांबा उत्पादन में यह दूसरे स्थान पर है, और अफ्रीका में कांगो के बाद दूसरे स्थान पर है यह देश जाम्बिया। तो इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपके साथ मैंने बताया, क्योंकि जब करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो उस देश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जाम्बिया को मैप में आप देख सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका का यह देश है। भारत से जाना है तो यहाँ जूम करके जाना पड़ेगा आपको हेलीकॉप्टर से, और मैप के पड़ोसी राज्य आप देख ही सकते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, तंजानिया, मालवी, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला। तो इतने देश के साथ अब हाँ, और एक है जो मोजोम्बिक ये भी है, और जो भी आएंगी अब देखेंगे। लेकिन जाम्बिया को आपने मैप में देखा, उनके पड़ोसी देश भी जरूर याद रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए जयपुर, बी नई दिल्ली, सी पुणे, डी हैदराबाद। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सही आंसर है पुणे। क्वेश्चन ये बनता है कि 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है? सही उत्तर है पुणे। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। बैठक में सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन और नवाचार पर चर्चा हुई। आपको बताते हैं कि हाल ही में
ब्रिटिश पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक होगी वो जयपुर में होगी। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब बात आई है ब्रिक्स देशों की। तो हाल ही में ब्रिक्स नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर हैंड्स की मीटिंग जो हुई 4 अगस्त को हुई। ब्रिक्स एजुकेशन सीनियर ऑफिशियल मीटिंग की बैठक जो हुई भुवनेश्वर में 5 अगस्त को हुई। ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर की मीटिंग जो हुई 5 से 7 अगस्त को हुई। और ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर की जो बैठक हुई वो जयपुर में हुई। ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर की जो बैठक हुई जयपुर में हुई, इसे पीयूष गोयल ने अध्यक्ष किया था। भोपाल में ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग हुई 7 से 8 अगस्त को और अध्यक्षता गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। 12 अगस्त 13 अगस्त जयपुर में फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग हुई। और अगस्त में ही गोवा में ब्रिक्स ओशियन पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई। और नई दिल्ली में ब्रिक्स इन्वायरमेंटल वर्किंग ग्रुप और इन्वायरमेंटल मिनिस्टर की भूपेंद्र सिंह अध्यक्षता में बैठक हुई। और अभी 17 से 21 अगस्त पुणे में चल रहा है ब्रिक्स के अंतर्गत वर्किंग ग्रुप और डिजिटल ग्रुप फोरम में कम्युनिकेशन मिनिस्टर की मीटिंग हुई। कहाँ पर हुई? पुणे में 17 से 21 अगस्त को। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ब्रिक्स से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो कहना चाहिए सीरीज अलग से ला दूंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट आधे घंटे में ही पूरे क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन, हाँ याद रखिएगा, ये तो मैंने बता दिया है शायद। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा के किस प्रसिद्ध पार्श्व गायक का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ए प्रणव पटनायक, बी अक्षय मोहंती, सी चितरंजन जेना और डी भुवनेश्वर मिश्रा। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, अभी हाल ही में एक पार्श्व गायक का निधन हुआ और उनका नाम है प्रणव पटनायक। याद रखिएगा प्रणव पटनायक जी, 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ और 5 दशकों से लंबे समय तक 200 से अधिक फिल्मों में इन्होंने गाना गाया है। प्रणव पटनायक को 7 बार उड़ीसा राज्य फिल्म पुरस्कार और उन्हें उड़ीसा का प्रतिष्ठित जयदेव पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो ये याद रखिएगा प्रणव पटनायक के द्वारा। हाँ याद रखिएगा ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बात निधन की आई है तो जो हाल ही में निधन हुए हैं प्रसिद्ध व्यक्ति, उनको एक नज़र में सरसरी निगाहों से देख लेते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। जैसे बशीर बद्र जी का निधन हो गया, वो उर्दू साहित्यकार थे और मध्य प्रदेश के थे। रवि पंडित जी का हाल ही में निधन हुआ, IT क्षेत्र उद्योग क्षेत्र से संबंधित थे और महाराष्ट्र के थे। सुमन कल्याणपुर जी का निधन हुआ, जो कि महाराष्ट्र की पार्श्व गायिका थी। उसी प्रकार सुभाष सी कश्यप, किसका? सुभाष सी कश्यप जी का कहना चाहिए निधन हुआ और ये संविधान विशेषज्ञ थे, उत्तर प्रदेश दिल्ली में। सुप्रबुद्ध सेन पश्चिम बंगाल के कला से संबंधित थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ। विजया मेहता महाराष्ट्र की है, अभिनय की क्षेत्र की। तीजन बाई सभी लोग ने जानते हैं, जो नहीं जानता उनको बता दूं कि तीजन बाई का हाल ही में निधन हुआ और ये पांडवी गायन के लिए जाना जाती हैं, छत्तीसगढ़ की हैं। S जानकी जी का निधन हुआ, आंध्र प्रदेश के हैं, पार्श्व गायक है। कुमार सप्तश्री जो कि महाराष्ट्र से हैं और समाज सेवक और राजनीतिज्ञ थे। अभी हाल ही में प्रणव पटनायक जी का निधन हुआ, उड़ीसा के हैं। और अभी लेटेस्ट कल परसों सौकार जानकी जी का निधन हुआ, ये साउथ से हैं और अभिनय की दुनिया से हैं, सौकार जानकी। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि इनका निधन हुआ है, किस राज्य से संबंधित है और किस क्षेत्र से संबंधित है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूल्यवर्धित तिलापिया उत्पादों का निर्यात शुरू करने वाला भारत का पहला अंतर्देशीय राज्य कौन सा है? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी बिहार। तो डियर स्टूडेंट इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 20 अगस्त 2026 को मूल्यवर्धित तिलापिया उत्पादों का निर्यात शुरू करने वाला भारत का पहला अंतर्देशीय राज्य बना है और इसने छत्तीसगढ़ ने अमेरिका को 382 टन तिलापिया उत्पादन का निर्यात किया है।
तिलापिया मुख्य रूप से क्या है आपको पता है, ये मीठे पानी में पाए जाने वाली मछली है और इसका व्यावसायिक उत्पादन पालन किया है छत्तीसगढ़ ने पहली बार। किस देश को बेचे हैं भैया हमने छत्तीसगढ़ से? ये बेचे हैं अमेरिका को। और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जी के द्वारा मत्स्य संपदा योजना के तहत लगभग 900 करोड़ का निवेश किया गया है। चलिए, हाँ, इसका नाम याद रखिएगा, जेनेटिली इम्प्रूव्ड फॉर्मेट तिलापिया, इस मछली का पूरा नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात छत्तीसगढ़ की आई है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है रामेन डेका। और पड़ोसी राज्य की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश उत्तर से, मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिम में, महाराष्ट्र दक्षिण पश्चिम में, झारखंड उत्तर पूर्व में और उड़ीसा पूर्व में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दक्षिण में अपने साथ सीमा बनाता है। ये जो छत्तीसगढ़ जो है पूर्णतः चारों ओर से राज्यों के द्वारा, भारतीय राज्यों के द्वारा घिरा हुआ है और कोई भी समुद्र के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता। हाँ, स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ये मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना है। हाँ, मध्य प्रदेश हाल ही में मध्य प्रदेश वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। और हाल ही में एक ही दिन में 18 जीआई टैग प्रमाण पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। उसी प्रकार महिला किसान उत्पादक कंपनी के साथ माध्यम से यूनाइटेड किंगडम को ताजे आम्रपाली आमों की जो पहली व्यावसायिक खेप भेजी गई है, ये झारखंड ने भेजी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की अगर बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में पीएमजेएवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़क के बेहतर रखरखाव के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान मिला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। हाँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में भारत और उज्बेकिस्तान के कृषि सहयोग पर द्विपक्षीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। हाँ, धमतरी का एक गांव है, धमतरी जिला है, कुरुद। धमतरी का मंदरोद ग्राम पंचायत विकास सूचकांक में 94.4 अंक के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। नाम क्या है? कुरुद। और पंचायत है मंदरोद ग्राम पंचायत, जो कि प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, याद रखिएगा। भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य अभी हाल ही में चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य कबीरधाम छत्तीसगढ़ में स्थित है और 3 मई को यहाँ जंगल सफारी का शुभारंभ किया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बिहार मॉडल को महिला एवं स्व सहायता समूह के माध्यम से फाइलेरिया नियंत्रण में प्रभावी मॉडल के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। हाँ, धमतरी में सीबीजी संयंत्र में धान आधारित कृषि अवशेष और जैविक कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन की पहल की है। हाँ, रायपुर में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने पर पत्रकारिता मार्तंड उत्सव 30 मई को मनाया गया। और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो संगोष्ठी हुई, कहाँ पर हुई? रायपुर में। हाँ, याद रखिएगा, स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के 50 ऐसे गांव हैं जहां पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा बलों की उपस्थिति में तिरंगा फहराया गया। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। एक करंट अफेयर से इतने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 1 अक्टूबर, बी 15 अगस्त, सी 21 अगस्त, डी 10 दिसंबर। तो याद रखिएगा, हम विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हम मनाते हैं 21 अगस्त को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि वरिष्ठ नागरिक दिवस हर वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, वरिष्ठ नागरिकों के योगदान, अधिकारों, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। अमेरिका में इन दिवस की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1988 में की थी। 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है। हाँ, एक शब्द आता है, देखो, 2 अलग अलग है। यह है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को। और एक दिवस आता है
अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 2 दिवस है एक जैसे विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है 21 अगस्त को। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हम मनाते हैं 1 अक्टूबर को, जो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस से लिया गया है। तो याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण पॉइंट भी आपको बताए जा रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से। इसकी PDF पाने के लिए हमारा फेसबुक पेज है डेली करेंट अफेयर्स, उसको फॉलो करें। अगला क्वेश्चन है, मंगोलिया में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अधिनियम द्वारा रेंजलैंड रिस्टोरेशन अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया? याद रखिएगा, रेंजलैंड रिस्टोरेशन अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया? सही उत्तर है ए लक्ष्मण मेनन, बी सुमेर सिंह भाटी, डी आचार्य याराला गुड्डा लक्ष्मी प्रसाद, डी अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए पुरस्कार दिया गया है सुमेर सिंह भाटी। सुमेर सिंह भाटी राजस्थान के जैसलमेर जिले के पर्यावरण संरक्षण कार्य करता है और यह रेंजलैंड रिस्टोरेशन अवार्ड 2026 से भी सम्मानित किया गया है। यह सम्मान संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अधिनियम से संबंधित है। सुमेर सिंह भाटी का प्रमुख कार्य ओणम ऊचर भूमि और पारंपरिक चरगाह का संरक्षण करना है। मरुस्थलों के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए इन्होंने जैव विविधता पर आधारित बहुत सारे काम किए हैं सुमेर सिंह भाटी जी ने, इसलिए इन्हें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, याद रखिएगा, सुमेर सिंह भाटी कहाँ के हैं? राजस्थान के जैसलमेर जिले के। अगला क्वेश्चन है, तीसरी संतान के जन्म पर महिला सरकारी कर्मचारियों को 1 वर्ष का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने तीसरे बच्चे के जन्म पर महिला कर्मचारियों को 365 दिन की मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। यह घोषणा मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी शरद कुमार ने विधानसभा में तो तमिलनाडु ने तीसरे बच्चे के जन्म पर महिला कर्मचारियों को 1 माह का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा किया है। ठीक है, पहले तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश केवल 12 सप्ताह का था, अब पूरे 1 साल का दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्यार्थियों की मदद के लिए विद्यार्थी सहायता योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो याद रखिएगा, विद्यार्थी सहायता हस्त योजना कौन सी सरकार ने की है? कर्नाटक सरकार ने। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कर्नाटक सरकार ने विद्यार्थियों के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका नाम याद रखिएगा, विद्यार्थी सहाय हस्त योजना। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसकी घोषणा की थी। और लाभार्थी कक्षा 1 से 10 तक ग्रामीण सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला होना चाहिए। मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे व्यावसायिक कार्यों में ग्रामीण कोटे के तहत 7.5% आरक्षण का भी घोषणा किया है और ये आरक्षण हॉरिजॉन्टल होगा। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सहाय हस्त योजना किस राज्य की है? सही उत्तर है कर्नाटक की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तटरक्षक बल के 5वें वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? ए जापान, बी भारत, सी इटली, डी ऑस्ट्रेलिया। तो तटरक्षक बल के 5वें वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है हमारे देश भारत में। याद रखिएगा, 2026 में विश्व शिखर सम्मेलन कौन से नंबर का है? याद रखिएगा, 5वें नंबर का। और यह शिखर सम्मेलन फरवरी में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में होगा और यह आयोजन भारतीय तटरक्षक बल की स्वर्ण जयंती 50 वर्ष के अवसर पर किया जाएगा। इसकी घोषणा इटली के रोम में आयोजित 4th CGGS के दौरान की गई है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग और सूचना साझा करना। क्वेश्चन ये भी बनता है कि 2026 में भारत में जो वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ तटरक्षकों का, वह कौन से नंबर का था? तो नंबर याद रखिएगा, 5वां था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्यार्थियों की मदद के लिए, ये तो हो गया शायद,
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एकीकृत भूमिगत कोयला गैसीकरण परिसर बनाने वाला प्रस्ताव किस राज्य में रखा गया है? ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी आंध्र प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश परियोजना क्या है? रिलायंस इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया जाएगा और यह आंध्र प्रदेश का एल्लूरू जिला इसमें चयनित हुआ है। संबंधित कोयला प्लांट चिंतलगुड़ी और रेचेरला कोयला प्लांट से लिया जाएगा। निवेश जो है परियोजना में अगले 30 वर्षों में लगभग 7.73 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला, ये तो बता दिए बेटा है ना, एकीकृत भूमिगत कोयला गैसीकरण परिसर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश, अभी थोड़ी देर पहले बताया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी रेलवे द्वारा 20 अगस्त 2026 को संचालित अवध महाशक्ति मालगाड़ी में कितने डिब्बे और कितने इंजन शामिल हैं? ए है 119 डिब्बे और 2 इंजन, बी 129 डिब्बे और 3 इंजन, सी 139 डिब्बे और 4 इंजन, डी 149 डिब्बे और 3 इंजन। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही है अवध महाशक्ति मालगाड़ी में 129 डिब्बे हैं और 3 इंजन हैं। ये अवध महाशक्ति मालगाड़ी का संचालन उत्तर पूर्वी रेलवे के लखनऊ मंडल से किया जा रहा है। कब से? 20 अगस्त से। यह ट्रेन 3 मालगाड़ियों को जोड़ करके बनाई गई है। अवध महाशक्ति में 129 डिब्बे हैं, 3 भारी भरकम इंजन लगे हुए हैं। यह ट्रेन गोंडा जंक्शन से दोपहर 1:50 बजे रवाना हुई थी। ट्रेन गोंडा से सीतापुर होते हुए मुरादाबाद मंडल की ओर गई। ट्रेन को गोंडा डिपो में तैयार किया गया। कहाँ? गोंडा ROH में। तीनों ट्रेनों को एक साथ चलाने से ईंधन, समय और ट्रैक समझौतों के तहत बेहतर मदद मिली है। ऐसा पहला किया गया है, एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे डीजल भी बचेगा, लाइट भी बचेगी और ट्रैक का निर्माण भी बचेगा। और गोंडा जंक्शन कहाँ पर है भैया? तो गोंडा जंक्शन स्थित है उत्तर प्रदेश में, जो कि उत्तर पूर्वी रेलवे जो उनका क्षेत्र है और ये लखनऊ में आता है। चलिए, इसको सबसे लंबी मालगाड़ी भी माना गया है भारत की। आगे बढ़ते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिएगा कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। कल के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन था, अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का औपचारिक हस्तांतरण किन के हाथों में किया गया? सही उत्तर है हर्ष सांघवी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स 2026 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ? सही उत्तर है जयपुर। अगला क्वेश्चन है, 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? सही उत्तर है ज्योति राजेश्वर सिंधिया। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सही उत्तर है मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डे फेस्टिवल 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? सही उत्तर है मास्को। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? 6.7%। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स 2026 के पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक 19 अगस्त को कहां संपन्न हुई? जयपुर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस बीमारी की रोकथाम को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की घोषणा की? सही उत्तर है डायबिटीज। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन बने हैं? सही उत्तर है लक्ष्मणन मेनन। अगला क्वेश्चन है, 21 अगस्त को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? सही उत्तर है आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरण श्रद्धांजलि दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू जो कि उदयपुरी से उपराष्ट्रपति तक नामक पुस्तक लिखी है, इनका नाम है आचार्य यार्लागुड्डा लक्ष्मी प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जल रतन जी पटेल और डॉक्टर जल भाइयों को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज से मरणोपरांत सम्मानित हुए हैं? सही उत्तर है पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 4000 से अधिक रन और 350 से अधिक विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा भारत के कौन से नंबर के खिलाड़ी हैं? तो दूसरे। अगला क्वेश्चन है, 19 अगस्त 2026 को ट्रांसशिपमेंट कार्गो परिचालन का विस्तार किस हवाई अड्डे पर किया है? सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण हवाई अड्डा।
तो फिलहाल आज के करेंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।